सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वतन की बात हम वतनों के साथ। आज की इस बातचीत में हमारे साथ गेस्ट स्पीकर्स शामिल हैं। कविता कविता कृष्णन सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं एंड सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली एंड मिहिर देसाई एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम मुंबई। वतन की बात में आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है। जैसा कि टाइटल से ही जाहिर है कि आज के हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे है वो ये सेडिशन चार्ज है जो हमारे मुल्क के मासूम लोगों पर थोपा जा रहा है। वजह पर हमारे आज के मेहमान बात करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा कानून जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक भी है और जिसका इस्तेमाल एक इंतहाई लेवल पर जाकर होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर गलत इस्तेमाल होता है जैसा कि आजकल भारत में हो रहा है तो उसके नताइज सिर्फ अवाम और हुकूमत को ही नहीं बल्कि मुल्क को भी भुगतना पड़ते हैं। और हमारी ये मौजूदा सरकार जिस तरीके से इस कानून का इस्तेमाल कर रही है वो भी एक बहुत ही मॉडरेटेड वर्जन के साथ इसने इस हुकूमत की तरफ बहुत सारी उंगलियां उठा दी हैं। ये आज़ाद आवाज़ों को दबाने की साजिश नई नहीं है। इस दुनिया के हर उस दौर में जहां सत्ता के लिए जंग हुई है वहां पॉलिटिशियंस ने सबसे पहले हक की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की है, उस पर पहरे बिठाए हैं। शायद इसी वजह से इकबाल को कहना पड़ा कि ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि मौजूदा हुकूमत अपना एतमाद और वक़ार खो चुकी है, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हम भारत से बाहर के अखबारों में हमारा नाम हेडलाइंस में आता है एज अ पार्टली फ्री इंडिया। और ये बहुत तकलीफ दे है उन सब के लिए जो अपने वतन से प्यार करते हैं। मैं यहाँ दो चीजों की तरफ आप लोगों की तवज्जो चाहूंगी। एक कि किसी भी डेमोक्रेसी में राजा और प्रजा साथ चलते हैं। राजा प्रजा का सेवक होता है, प्रजा आराम से सोती है और राजा काम करता है। मगर हमारे भारत में राजा सुखी है और प्रजा दुखी। राजा सुखी कैसे हैं? मनमानी करके। और उनके हथियार क्या क्या हैं? एंटी नेशनल, एंटी इंडिया, अर्बन नक्सल, जिहादीज, प्रो पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, जय श्री राम स्लोगन, काव प्रोटेक्शन, लिंचिंग, गैंग रेप, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, अटैक्स ऑन इंडियन आर्मी एंड the list is going so long. Last but not least, building राम मंदिर एंड गोदी मीडिया, ये उनके हथियार हैं। इन हथियारों की मदद से ये राजा पिछले 5-6 सालों से अपनी हुकूमत की जड़ें मजबूत कर रहा है और अवाम को इग्नोर। अब प्रजा के दुख भी देख लेते हैं। सिर्फ चंद बातें। हिंदू मुस्लिम नरेशन और नरेटिव, जॉब्स, ड्रीम ऑफ 15 lakhs, डिमोनिटाइजेशन, जीएसटी, बिल्डिंग राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, बीफ लिंचिंग, लव जिहाद, तबलीगी जहाद, सीए, एनआरसी, एनआरपी, एनपीआर, शाहीन बाग, फार्मर्स ऑन रोड, लॉयर्स ऑन रोड, जॉबलेस यूथ, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया, सोशल मीडिया एंड बाइंग द नेशनल चैनल्स और नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया। क्योंकि इनका मीडिया ही है जो राजा के मन की बात से पहले उसके लिए ग्राउंड तैयार कर देता है। इसी वजह से इसे अब हम गोदी मीडिया कहते हैं। इसके बावजूद भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। हमने पिछले 5 सालों में
121 मर्तबा इंटरनेट बंद करके अवाम को जिंदगी से काटने की कोशिश की है। यहां मैं ये भी बताती चलूं कि दूसरे नंबर पर वेनेजुला है, जिसने ओनली 12 टाइम्स ओनली 12 टाइम्स अपने अवाम को अंधा और बहरा करने की कोशिश की है बाय शटिंग डाउन द इंटरनेट ऑफ देयर कंट्री, ऑफ हिज कंट्री। अब दूसरी बात, हाल ही में 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें हिंदुस्तान, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 139 नंबर पर आया है। और ये आपको शायद जानकर हैरानी हो कि पाकिस्तान से नफरत, चीन से जंग और बांग्लादेश को आजाद कराने वाला भारत इन सबसे बुरी हालत में है। क्योंकि ये जो रैंकिंग दी गई है अवाम की, अवाम को ये जो रैंकिंग दी गई है वो अवाम की खुशहाली पर डिपेंड करती है। इस एतबार से हमारी अवाम सबसे ज्यादा दुखी है, जबकि हम एक आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मोस्ट, सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने 120 बार 121 बार इंटरनेट शटडाउन किया है और इस एतबार से हम दुनिया के फर्स्ट नंबर कंट्री बन गए हैं। इसके अलावा हम तीसरे नंबर पर हैं मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री हम तीसरे नंबर पर हैं। एंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसी रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट रिच पीपल इन द वर्ल्ड, इंडिया इज ऑन थर्ड नंबर with 177 richest people living in इंडिया। अब आप सोचिए कि 132 करोड़ की आबादी में सिर्फ 177 लोगों के पास कुल आबादी की लिक्विड मनी है। हमारे भारत की पूरी इकोनॉमी सिर्फ 177 लोगों को के दायरे में सिमट कर रह गई है। इसको और समेटा जा रहा है नए नए कानून बनाकर, नए नए स्कीमें लाकर। इस इनइक्वलिटी की मिसाल हमने कोविड-19 में मजदूरों के पलायन में भी देखी और डिमोनेटाइजेशन के वक्त का हाहाकार भी हमने देखा है। इस पस मंजर में अगर हम किसानों का प्रोटेस्ट देखें तो हमें दिशा रवि याद आएगी। और सोशल मीडिया का जो पूरा एपिसोड है मासूम शहरियों को लेकर, नॉट ओनली दिशा रवि, एवरीबडी और एल्स, अर्नब गोस्वामी ने जो शोर मचाया है बैठ के, चाहे वो उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, मृणाल पांडे हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, अनंत नाग हैं, यू नो, लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। तो ये वो जो सारा एक सोशल मीडिया और हमारा जो गोदी मीडिया है उसने जो पूरा ग्राउंड बनाया था कि हाउ द पीपल आर कन्विक्टेड है सिडिशन में। तो अब इस पस मंजर में मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक पर पहली बार यह सिडिशन चार्ज लगा था जब उन्होंने 1897 में अपने अखबार केसरी में ब्रितानिया हुकूमत के खिलाफ 2 आर्टिकल लिखे थे। और आज अनफॉर्चुनेटली वही एक्ट यानी सिडिशन चार्ज बरतानिया हुकूमत ने हिंदुस्तानियों की आज़ाद आवाज़ों को ख़त्म करने और खामोश करने के लिए शुरू किया था, और जिसे बरतानिया हुकूमत ने 2009 में एबोलिश भी कर दिया। वही कानून आज हमारे अपने आज़ाद भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अपने ही अवाम पर थोप रहा है। इससे अंदाजा होता है कि इस हुकूमत की नीयत
भारत के हक में सही नहीं है, अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। मैं यहाँ अपनी बात खत्म करूंगी और इनवाइट करूंगी हूँ मिहिर देसाई साहब को कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस टॉपिक। ओपिनियन है एस्टैब्लिशमेंट से, उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे 370 का एबॉलिशन हो, कश्मीर के बारे में हम सबको पता ही है, चाहे वो अलग अलग कानून हो जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है जिसके अंदर टेररिस्ट बोल के किसी को भी पकड़ के अंदर डाल देते हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो जिसके अंदर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल देते हैं, या तो फिर सिडिशन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो कानून हो। वो कानून का उपयोग जो हो रहा है वो उपयोग बेसिकली इसलिए हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जो सल्तनत को पसंद ना हो तो उन्हें ये चार्ज डाल के अंदर डाल दिया जा सकता है। अभी आपने भी बताया, आपने ही बताया, उसी का मैं जरा एक दोहराना चाहूंगा एक बात, कि ये जो कानून है जो 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो सिडिशन का कानून है, वो 1870 में लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसके बाद 20-25 साल तक तो उसका कोई केस भी नहीं हुआ। बाद में जैसे आपने बताया बाल गंगाधर तिलक के सामने हुआ, उसके बाद गांधी जी के खिलाफ हुआ, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू है, एनी बेसेंट है, आप जो भी नाम, हाँ, और सभी के ऊपर ये केसेस हुए। और तब ऐसा माना जाता था कि ये कानून का इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जाता था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करे तो उन्हें, यानी डिसअफेक्शन जिसे बोलते हैं, डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश करे तो उन्हें यह कानून लागू हो सकता है, वैसा एक इंटरप्रिटेशन दिया गया था। इनफैक्ट जब गांधी जी को पकड़ा गया था इसमें 1922 में और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, तो गांधी जी ने सीधा बोला कि ये ट्रायल वायल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि मैं ये गवर्नमेंट के बारे में नफरत न फैलाऊं, वो मैं कर नहीं सकता। मैं नफरत फैलाने ही वाला हूँ, मैं डिसअफेक्शन फैलाने ही वाला हूँ। आई हैव नो अफेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, सो आई एम गोइंग टू स्प्रेड डिसअफेक्शन, सो आई कंटिन्यू डूइंग दैट। और जवाहरलाल नेहरू को जब पकड़ा उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। तो ये सबको तो हम तो सोचा था वैसा ऐसा कि जब इंडिपेंडेंस आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तब ये कानून को रद्द किया जाएगा। और ये कानून को रद्द करने की कोशिश भी की गई, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो मुद्दा आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें जो एक्सेप्शंस आए, एक्सेप्शंस यानी कि कौन से यानी डिफेमेशन एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर एक्सेप्शन है, तभी उसमें सिडिशन डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपोज किया कि सिडिशन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो जो एक्सेप्शन था लाया नहीं गया। और लेकिन फिर भी 124A चालू रहा। सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये कानून बरोबर है, लेकिन उसमें उन्होंने ये डाली, एक केवियट डाली कि आप सिडिशन का उपयोग तभी कर सकते हैं जब वो सिडिशन सिर्फ स्पीच से नहीं, लेकिन वो स्पीच से कुछ वायलेंस हो, तो तभी आप स्टेट के खिलाफ कुछ वायलेंस हो तो ही आप उसको सिडिशन से चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ बोला कुछ या कुछ लिखा, उसकी वजह से आप किसी को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का एक इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने 61 में दिया। अनफॉर्चुनेटली ये इंटरप्रिटेशन कोई देखता नहीं है आजकल। पुलिस जो, जैसे कि आप मुझे पता नहीं, आप जानते कि नहीं कि 2018 या 19 में मणिपुर में किसी ने, एक जर्नलिस्ट ने फेसबुक पे लिखा कि ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, ही इज अ चमचा ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह का कुछ लिखा। तो उनको पकड़ के सिडिशन में डाल दिया। उसी तरह से आप देखिए डॉक्टर विनायक सेन, उनके जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको सिडिशन में कन्विक्ट कर दिया गया, जबकि वायलेंस का कोई सवाल ही नहीं था। यानी कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कुछ वायलेंस करवाया, लेकिन फिर भी उनको कन्विक्ट किया। अभी बाहर है, उनकी अपील चल रही है। उसी तरह से आप देखें तो इस वक्त सिडिशन कानून का उपयोग
इसलिए किया जाता है कि किसी को भी आप पकड़ के अंदर डाल दें। बोले अब महाराष्ट्र में भी हुआ था, जब एक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, उसका केस मैं हैंडल कर रहा था, उन्होंने कुछ कार्टून ड्रॉ किए, तो उसके ऊपर सिडिशन का चार्ज डाल के अंदर डाल दिया। एक व्यक्ति ने अभी एक पोएट्री लिखी, तो उसके ऊपर सिडिशन का चार्ज करके डाल दिया। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का सवाल, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आप खास करके जो यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स है, यूथ है, जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए, उसके अलावा भी काफी 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 अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किए। जेएनयू है, जामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दूसरी कई जगह है जहां जहां प्रोटेस्ट हुए। तो आप सिडिशन के चार्ज सीधा लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये सिडिशन का कानून होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि यूके में आपने बताया, यूके में खुद रद्द कर दिया है ये कानून। लेकिन अगर है भी, समझो मानो मानो के कानून है भी, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से ये कानून जब तक वायलेंस नहीं होता है तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अभी ये दिशा रवि है या निकिता जैकब है वगैरह, जो जो सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के कुछ शेयर कर रहे हैं टूल किट, सिडिशन लगाओ। जैसा मैंने कार्टूनिस्ट है, सिडिशन लगाओ। अभी इसमें कानून में एक 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 क्या बोलते हैं, सेफगार्ड दिया है। ये सेफगार्ड क्या है कि आप सिडिशन जब तक कोई व्यक्ति आप सिडिशन का प्रोसिक्यूशन तब तक नहीं कर सकते जब तक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे। तब तक आप सिडिशन का प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन की बात बाद में आती है, अरेस्ट के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए। तो क्या होता है, कई सिडिशन के चार्जेस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद ड्रॉप होते हैं, क्योंकि सैंक्शन नहीं मिलता है गवर्नमेंट से। लेकिन तब तक वो व्यक्ति अंदर रहती है उस, और खास करके यंग व्यक्तियों की उसकी करियर बर्बाद हो जाती है। उसका एक चिलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि लोग भी डरते हैं कुछ भी बोलने के। इसका एक इफेक्ट तो होता है जिसको आपने जेल में डाला, लेकिन दूसरा जो इफेक्ट है, चिलिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से कई यंग पीपल जो बोलना चाहते हैं, जिनको बोलने का अधिकार कानून संविधान ने दिया है, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हम कुछ भी बात करें हमको अंदर डाल देंगे, हमारा करियर का क्या होगा, हमको तो ये डर का माहौल हो जाता है पूरा, कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलो तो हम आपको पकड़ के अंदर डाल देंगे। अभी महाराष्ट्र में जब ये केस हुआ था, तब महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने ये असीम त्रिवेदी का केस हुआ था, तब हाईकोर्ट ने एक कंडीशन डाली थी कि आप सिडिशन के अंडर एफआईआर तभी डाल सकते हैं जब आप एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का परमिशन हो तो, और दूसरी बात कि राइटिंग में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो उसका ओपिनियन हो कि ये एक्चुअली सिडिशन बनता है। तभी ये 2 चीज होगी, तभी आप सिडिशन का चार्ज डाल सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, बाकी भारत में नहीं है ये बात। बाकी भारत में आप कभी किसी को भी सिडिशन का चार्ज के अंदर डाल सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द टूल्स, जो काफी अलग अलग टाइप के टूल्स है गवर्नमेंट के पास, उसमें से एक टूल है सिडिशन का, जिसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हो रहा है यंग लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और अभी फार्मर्स के खिलाफ भी चालू हो गया है। तो इस तरह से इसका जो उपयोग हो रहा है, मेरे ख्याल से हमारी डिमांड रहनी चाहिए, और हम डिमांड करते ही है कि सिडिशन का कानून को हटाया जाए। अगर कोई वायलेंस करता है तो वायलेंस के लिए आपके पास इनफ कानून है, आपके पास ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। वायलेंस के लिए आपके पास रायटिंग का कानून है, मर्डर का कानून है, अटेम्प्ट टू मर्डर का कानून है, सब कानून है। तो वायलेंस के खिलाफ कानून है। तो लोगों को बोलने से रोकना, ये एक एस्टैब्लिशमेंट के डर की बात होती है। एस्टैब्लिशमेंट डरता है हमारे खिलाफ कोई बोले, और वो डर का एक रिएक्शन होता है ये सिडिशन का चार्ज हम लगाएं। तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही बोल के अभी मेरी बात खत्म करूंगा कि जो सिडिशन का कानून का जो आजकल पिछले 5 से 6 साल तक, पिछले 4 या 5 साल में काफी उसका उपयोग किया गया है। पहले भी सरकारें करती थी उपयोग, लेकिन अब की सरकार बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग कर रही है। और जिसमें आप पोएट्स के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो कर रहे हैं उपयोग, मेरे ख्याल से इसका एक इंटरनेशनल कंडेमनेशन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत अननेसेसरी है और इसका मिसयूज़ हो रहा है अभी, ओपनली मिसयूज़ हो रहा है आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और थैंक यू सो मच फॉर हमें बताने के लिए ये सारा। अभी हमारे पास एक और कविता कृष्णन है, तो कविता जी आज आप अब अनम्यूट कीजिए और हमें बताइए कि आपका क्या ख़्याल है इस कानून के बारे में? हाँ, जैसा कि मिहिर ने बताया कि ये कानून, इसके अलावा भी और कानून हैं जिनके तहत ये एक तरह से सरकार के विरोध में बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा। तो मैं मिहिर के साथ एग्री करती हूँ कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वालिफाइड ये दिया है ये काफी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक कहते हैं अंग्रेजी में कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि आपको लास्ट में हो सकता है कि आप मैंने आप पर आज केस लगा दिया, ठीक है, और हो सकता है कि जब ये मामला अदालत में आए, जब ये मामला किसी जज के सामने आए सेडिशन का, उस समय जज कहें कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, मैंने आपके वकील आर्ग्यू करेंगे और जज सुनेंगे और जज कहेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के तहत तो भाई हिंसा इंसाइट करने वाला मामला होने पर ही सेडिशन लग सकता है, इसीलिए इन्होंने क्योंकि ऐसा नहीं किया है इसलिए इनको बरी कर दिया जाए। लेकिन तब तक जो है वर्षों बीत सकते हैं, तब तक आप जो है एक तरह से आपको आप यूं ही सजा काट रहे हैं। तो आप पर केस लगाना और उसके बाद जितनी चीजें होती हैं, आपकी गिरफ्तारी होती है, आपको वर्षों वर्षों हो सकता है महीनों आप जेल में काटें, फिर आप बेल पे बाहर हैं, आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप बिना पुलिस के परमिशन के नहीं जा सकते, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें जो है ऊपर से आप एक तरह से खतरे में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जो गोदी मीडिया जिसका जिक्र रजिया जी आपने किया शुरू में, वो पूरा आपके खिलाफ प्रचार में लग जाती है कि ये तो देशद्रोही हैं। तो इसीलिए आप कहीं भी जाते हैं, अगर अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं या पत्रकार हैं या जो भी हैं, आप जाते हैं कहीं भी तो हो सकता है कि इस बहाने कि आप पर ये चार्ज है, भीड़ बना करके आप पर हिंसा करवाई जा सकती है, आपकी जान खतरे में हो सकती है। उदाहरण मैं आपको दूं कि कन्हैया कुमार पे सेडिशन का केस लगा, 2016 में लगा, आज अभी हो रहा है 2021, अब जाके 2021 में वो कोर्ट में ट्रायल शुरू हो रहा है उस मसले पर। इतने वर्ष बीत गए, रत्ती जो है एविडेंस कन्या के खिलाफ या अन्य जो छात्र हैं उनके खिलाफ कोई सबूत जो है पुलिस ने कोई सबूत वबूत पेश नहीं किए है जरा भी। और लेकिन कन्हैया जब सबसे पहले जब वो गिरफ्तार थे और उनको पुलिस जो है अदालत में पेश कर रही थी पटियाला हाउस में दिल्ली में, उस समय वकील के माने वकीलों ने कुछ वकील ऐसे थे जिन्होंने भीड़ बना करके कन्हैया पर हमला किया और उनके जान लेने की कोशिश की थी। और ये समझिए कि इसलिए कि भाई उस समय पूरा माहौल बना हुआ था, तो जिसको लगता है कि मेरी राजनीतिक तरक्की आज हो सकती है अगर मैं नोटिस में आ जाऊंगा, अगर मैंने जो है कहीं कुछ इस तरह का कर दिया। उसी तरह से उमर खालिद, उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा लगा था उसी 2016 वाले केस में। उसके एक आध साल बाद उमर पर गोली चलाने कोई चला आ गया जब वो किसी पब्लिक कार्यक्रम में बोलने जा रहे थे, ठीक। तो ये चीजें समझिए कि उमर के खिलाफ तो दो बार ऐसे हुआ, एक बार तो किसी ने गोली सही में चलाया, एक बार गोली चलाने के लिए कैंपस के अंदर जेएनयू के अंदर कोई घुसा। तो ये चीजें समझिए कि आपकी आपके जान को किस हद तक खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप पर जो केस लगा है उसमें आप बरी हो सकता है हो जाए अगर आप जिंदा रहे तब तक, तो तब तक जो है आप जान के खतरे में घूमिए, आप लोगों के गाली गलौज सुनिए, आप हर तरह का परेशानी झेलिए, ये सारी चीजें तो प्रोसेस अपने आप में पनिशमेंट बन जाती है। दूसरा मैं ये कहना चाहती थी कि राजद्रोह का कानून का दुरुपयोग ये तो मोदी सरकार से पहले भी होता रहा है। सिमिलरली यूएपीए कानून का दुरुपयोग भी इससे पहले भी होते रहे हैं, आपको इस तरह के कई कई उदाहरण मिल जाएंगे। और इससे पहले भी हम लोग, हमारे जैसे जो लोग हैं, मीर जैसे जो लोग हैं, मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो जन आंदोलन के लोग हैं, वो लोग विरोध में, विद्रोह में, इन इन कानूनों के खिलाफ, इन कानूनों को हटाने की मांग के साथ में काम करते रहे हैं।
लेकिन फर्क जो हो गया है मोदी के आने के बाद से, जो फर्क हो गया है वो ये है कि देखिए, जिस समय मैंने पहले के दौर में जब इस तरह के केस लगते थे, तो शायद सरकार का कम से कम माने सरकार को बहुत फायदा इस केस के लगने से जरूरी नहीं था कि हो, ठीक है, राजनीतिक फायदा, इसलिए कि एक ठीक ठाक हिस्सा जो सरकार के पक्ष में होता था, सरकार को वोट देता था, वो अगर सरकार के खिलाफ उदाहरण ले लीजिए विनायक जी, विनायक सेन को लेकर के पूरा आंदोलन हुआ, और यूपीए की जो सरकार थी तब उसको काफी एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ा, और उसको थोड़ा सा मतलब मैंने एक तरह का शर्म महसूस होना कि अरे भाई हम इसका जवाब अब कैसे दें, क्या दें, चलिए मैंने कुछ करते हैं, और बहुत बहुत इसको हम परस्यू ना करें, या इस चीज को बहुत इस तरह से पीछे ना पड़े इस मामले में, ये लगने वाली एक कम से कम एक आप एक दबाव बना सकते थे। आज की जो सरकार है उसको इस मामले पर कोई शर्म नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है जो इस पर छोटा सा भी हद तक शर्मिंदा है, बल्कि उनको चाहिए, अगर कोई आप पर वाकई में गोली चला दे, आप राजद्रोही हैं, देशद्रोही हैं बोल करके, तो वो तो खुश हो रहे हैं। गौरी लंकेश की तो हत्या हो गई, उसके खिलाफ पहले तो पूरे सोशल मीडिया में गाली गलौज चला, उसके बाद में हत्या हो गई, और फिर हत्या को सेलिब्रेट करने वाले लोगों को मोदी जो है वो ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई ये तो देशद्रोही थी, विरोधी थी देश की, तो क्या क्या गलत है उनको उनकी जान ले ली गई तो। हम लोगों को डेथ थ्रेट्स जो है वो आए दिन मिलते हैं, कि थ्रेट जो है वो आए दिन मिलता है। तो ये समझिए ये फर्क है एक अव्वल। दूसरा ये है कि राजद्रोह के कानून के अलावा जिस कानून का जिक्र किया, यूएपीए कानून का, यूएपीए कानून में अंतर माने काफी फर्क जो है वो मोदी सरकार लाई है। वो पहले भी एक तरह से बहुत ही गंभीर, बहुत ही लोकतंत्र विरोधी कानून था। आज लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा इसको ड्रेकोनियन बना दिया गया है। तो आज इसके तहत आ, मैं आपको बहुत सरल रूप से बताऊं, मैं इसलिए थोड़ा यूएपीए कानून पे बोल रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि राजद्रोह के कानून में फिर भी मैं मानती हूँ कि वो एक कम खतरनाक कानून है। वजह क्या है? राजद्रोह के कानून में आपको बेल मिल जाएगा, बेल आम तौर पे राजद्रोह जिन लोगों पर लगा है वो मिल गया है बेल। तो चलिए 6 साल 5 साल बाद आप पर केस चालू होगा, केस में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन उस समय तक कम से कम आप जेल में नहीं समय काट रहे जेल में आपने कुछ महीने काटे, कुल मिलाकर के देर सवेर आपको बेल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूएपीए के कानून को देखें तो यूएपीए के कानून के तहत आज के तारीख में जज को कोई अधिकार नहीं है कानून के तहत कि वो आपके खिलाफ कंप्लेंट के वजन को तोलें और उस आधार पर तय करें कि आपको बेल मिले या न मिले। वो ये भी नहीं तौल सकते हैं कि भाई आपके भागने के कितने रिस्क हैं, आपको बेल पर छोड़ने से क्या खतरा है या नहीं है, वो कुछ नहीं तौल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूएपीए का कानून तब लगाया जा रहा है लोगों पर जब अन्य कानूनों को लगाने के बाद में लोगों को बेल मिल जा रही है। तो जो भी कार्यकर्ता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि सीए के खिलाफ आंदोलनकारी जितने युवा थे, छात्र थे, महिलाएं थी, तो पहले तो उन पर जो केस लगे वो मैंने उन पर कई एफआईआर लगे, एक एफआईआर में यूएपीए का के तहत मैंने वो चार्जेस फ्रेम किए जाने की बात है। बाकी जो एफआईआर हैं वो उस कानून के तहत नहीं है, उसमें दूसरे चीजें हैं, लेकिन आरोप एक जैसे हैं कि भाई उन्होंने ये भड़काया, उन्होंने दंगे भड़काए दिल्ली में, ठीक, आरोप वही है, चीजें वही हैं। तो जब बाकी केसेस में, बाकी एफआईआर्स में वही सारे आरोप जो हैं वो जज के सामने आए, तो जज जो है वो नताशा, देवांगना, सफूरा, इस तरह के जितने ये कार्यकर्ता लोग हैं, उन पर आए केस को वो कह दे रहे हैं कि भाई ये तो फालतू है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आप कोई सबूत नहीं पेश कर रहे हैं इनके खिलाफ। आप कह रहे हैं उन्होंने फलाना भाषण दिया, आप कह रहे हैं उन्होंने फलाना व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों से कहा कि आंदोलन में जुड़िए, तो ये सब करना क्या गलत है? ये तो जुर्म ही नहीं है, छोड़ दीजिए कि इसमें कोई देश विरोधी जुर्म और क्या क्या, तो बेल दे रहे हैं। फिर वो यूएपीए के कानून के तहत उन पर एफआईआर में फिर उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, और जब वही मामला जज के सामने आ रहा है, हो सकता है उसी जज के सामने आ
तो वही जज बेल नहीं दे रहे, ठीक है। तो हम्म, यूएपीए का कानून ऐसा हो गया कि आप पर कितना भी हास्यास्पद कोई केस, कोई मामला लगा दे, सरकार लगा सकती है, हम्म, उसके तहत आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और उसके बाद में आपके ट्रायल होने तक, मतलब जब तक अदालत में केस की सुनवाई नहीं होती, तब तक आप नहीं छूट सकते हैं, ठीक। आपको बेल नहीं मिलेगा, आमतौर पे बात है। माने इसको कोई जज चाहे तो, कोई अदालत चाहे तो इसमें जरूर वो इस पे कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जज लोग भी करते नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि आप जो है, आपकी सुनवाई भी नहीं होगी वर्षों तक, क्योंकि ये चार्जशीट पर चार्जशीट नया नया वो सप्लीमेंट्री जोड़ते रहेंगे, कहेंगे कि भाई हमको कोई नया सबूत मिल गया, अब हम टालते जाएंगे सुनवाई को, और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक आपको बेल भी नहीं मिलेगा। तो आप वर्षों जो है वो 3 साल तक, अभी ये भीमा कोरेगांव के जो मामले में लोग गिरफ्तार हैं वो जेल में है, सुधा भारद्वाज जैसे लोग वो जेल में है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है जेल में, ठीक। और इसमें एक और जो आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें इसके तहत मैंने दसियों लोगों को जेल में डाला जा रहा है, यूएपीए लग गया और तो बस आपका जो है वो, आपकी न तो सुनवाई होनी है न बेल होना है, बेसिकली लॉक यू अप एंड थ्रो अवे द की। कब तक आप छूटेंगे, कभी छूटेंगे कि नहीं, और जब तक आपकी सुनवाई होगी तब तक भारत में कितना लोकतंत्र बचेगा, क्या अदालत बचेगी, क्या कानून बचेगा, क्या सरकार बचेगी, अब ये आप नहीं जानते। चुनाव बचेंगे नहीं बचेंगे आप कुछ नहीं जानते, ठीक। इसी के साथ साथ एक आखिरी पॉइंट जो मैं कहूंगी, इसके साथ साथ में आप देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि प्यार करिए, जो लोग कह रहे हैं संविधान को मानिए, जो लोग संविधान पर शपथ ले रहे हैं, जो जनगण मन गा रहे हैं, जो जो माने सुधा भारद्वाज जैसे लोग जो एकदम गरीब जो मजदूर हैं या आदिवासी हैं, उनको कहीं से कोई लीगल हेल्प नहीं मिलता, उनको जाकर के लीगल एड पहुंचाती हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनको आप अंदर कर दे रहे हैं, इनको आप राजद्रोह का केस लगा रहे हैं, या यूएपीए जो कि आतंकवाद या आतंकवाद वाला कानून या राजद्रोह वाला कानून आप ऐसे लोगों पे लगा रहे हैं, छात्रों पर लगा रहे हैं वगैरह, जिन्होंने कभी कोई हिंसा की नहीं है, न हिंसा करने की बात कही, ठीक, एक शब्द भी नहीं। लेकिन जो लोग खुल करके, बीजेपी के अपने नेता कपिल मिश्रा के मामले में अभी अभी एक स्टोरी आई है, मैं कहूंगी आपके व्यूअर्स से कि वो इसको सर्च करके देखें। न्यूज लॉन्ड्री ने एक इन्वेस्टिगेटिव पीस किया जिसमें उन्होंने कहा हिंदू इकोसिस्टम नाम का जो टेलीग्राम पर एक पूरा नेटवर्क है, इकोसिस्टम है, जिसको बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा चलाते हैं। कपिल मिश्रा खुद जो हैं उन्होंने दंगों को भड़काया, उन्होंने कहा कि गोली मारो, ये सारी चीजें कही। तो भाई इवन सेडिशन का, मैं तो राजद्रोह के कानून के खिलाफ हूँ, मैं राजद्रोह के कानून किसी पर भी लगाने के खिलाफ, लेकिन मैं कह रही हूँ आज जहां कानून है, जहां सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है, वहां अगर कोई गोली मारो कहता है तो वाकई में राजद्रोह आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की उस परिभाषा में आता है। लेकिन जिन पर आप लगा रहे हैं उन्होंने तो गोली मारो कहा ही नहीं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं खुल के, एक बार नहीं बीसियों बार कह रहे हैं, खुल के वीडियो पर वीडियो लगा रहे हैं कि गोली मारो गोली मारो, उन पर आप नहीं लगा रहे। पूरे हिंदू इकोसिस्टम नाम के ग्रुप में लगातार जो है झूठ फैला करके, ये जो टूल किट है, वहां भी टूल किट का इस्तेमाल, तो लेकिन टूल किट जो है, अगर वो आंदोलन के लिए टूल किट है, सरकार के किसी कानून का विरोध है उसमें, तो आप उसको जो है वो आतंकवाद से जोड़ दे रहे हैं और राजद्रोह से जोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर टूल किट देश को बांटना चाह रहा है हिंदू मुस्लिम के आधार पे, सिखों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ बकवास जो है वो हिंसक बकवास फैला रहा है, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, नफरत भड़का रहा है, उसको आप राजद्रोह नहीं कह रहे, उसको तो आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जहां कभी लग जाता है ऐसा कोई कानून, जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे कोई केस ऐसा लग जाए आतंकवाद का, इसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और हिंदू से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है, हिंदू से मतलब उनका कोई नताशा देवांगना नहीं है। हिंदू से उनका मतलब है वो नहीं जो किसी हिंदू घर में पैदा हुआ या वो जो हिंदू धर्म को मानता। हिंदू की परिभाषा इनकी ये है कि जो मुसलमानों से, दूसरे अल्पसंख्यकों से नफरत करता हो, उनके खिलाफ हिंसा करता हो, वैसे हिंदुओं को राष्ट्रभक्त कहेंगे हम, देश आतंकवादी नहीं कहेंगे।
और ये चीज जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं सीधा गोलवालकर के बंच ऑफ थॉट से लिया गया है। इस पर मैं काफी जगह लिख चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ, ट्विटर पे आप तलाशेंगे आपको मिल जाएगा सारे कोटेशंस वगैरह। तो ये जो चीज है कि जो लोग सही में गोली चलाते हैं, गौरी लंकेश पे जिसने गोली चलाई उस पर नहीं लगा है राजद्रोह, उस पर नहीं लगा है यूएपीए। जो गोली मारो कह रहे हैं उन पर राजद्रोह नहीं लग रहा है, उन पर कोई यूएपीए नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि आंदोलन में शामिल महिलाओं की मदद हम कैसे करें, उनको पानी कैसे पहुंचाएं, खाना कैसे पहुंचाएं, उनको कोई परेशानी हो तो उसे दूर कैसे रखें, तो आप जो है वो आप देश विरोधी हो गए, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ आंदोलन की कोई तैयारी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो जा रहे हैं और इसको जो है वो देशद्रोह से जोड़ दिया जा रहा है। ये आज भारत की स्थिति है, जहां मिहिर पर, मुझ पर, किसी पर भी कल यूएपीए लग सकता है और हम अंदर हो जाएं और उसके बाद में बस आज मिहिर जो है दूसरों के केस लड़ रहे हैं, कल तक सुधा भारद्वाज दूसरों का केस लड़ती थी। लड़ने वाले को आप अंदर कर दोगे और ये सोचोगे कि बाकी जो है वो तो क्या ही करेंगे। ये आज भारत की स्थिति है, ये भारत में आज लोकतंत्र के हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने वाकई एक एक लफ्ज सही है और एक एक लफ्ज ऐसा है जो आंखें भी खोल रहा है और दुखी भी कर रहा है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। हम इसके साथ जी रहे हैं आज, दूर बैठे हैं, लेकिन हम हर रोज इस चीज को देखते हैं, सुनते हैं, तड़पते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी हमारे पास कुछ सवाल नहीं आए हैं। एक सवाल खालिद ने भेजा है, लेकिन मैं उस सवाल पे जाने से पहले दो तीन चीजें और क्लियर करना चाहूंगी। मेहर जी, यूपीए और सेडिशन चार्ज, इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आम आदमी कैसे समझे? देखो, यूएपीए जो है, सिडिशन है एक राजद्रोह का। आप सिडिशन एक हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसके अंदर एक ये बनाया गया है कि राजद्रोह का कानून के अंदर किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यूएपीए है वो खास एक ऐसा कानून जिसका ऑब्जेक्ट यानी डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट ये है कि टेररिज्म के खिलाफ बनाया हुआ कानून, टेररिज्म के खिलाफ बनाया हुआ कानून। तो लेकिन जो और प्रॉब्लम ये है, जैसे कविता ने बताया, कि सिडिशन में आपको कल उठ के बेल मिल सकती है, मिल जाएगी। आज नहीं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मिल जाएगी आपको बेल। यूएपीए में आपको बेल नहीं मिलेगी। किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप एक बात ध्यान में रखिए, किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि कोई कन्विक्ट होता है कि नहीं होता है, वो दूर की बात है। ये सब कानून का उपयोग इसीलिए करते हैं कि आप, खास करके यूएपीए का, कि आपको जेल में जितने देर तक हो सके उतने देर तक रखें। इसमें जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है कि जब तक आपके खिलाफ प्रूव नहीं होता है कि आपने गुनाह किया है, तब तक आपको इनोसेंट माना जाएगा। वो जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसको पूरा उल्टा करके फेंक दिया गया है। यानी आप पहले दिन से माने जाएंगे कि आपने गुनाह किया है, आप और इसलिए आपको बेल नहीं दी जाएगी। ये जो पूरा कानून, तो ये दोनों कानून है वो अलग अलग कानून है। सिडिशन का कानून भी डेंजरस कानून है क्योंकि इसका चिलिंग इफेक्ट काफी होता है, और उसमें जो पनिशमेंट है सिडिशन के कानून में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो अगर आपने कुछ ऐसा एक कार्टून ड्रॉ कर दिया तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है वो कानून। तो इसलिए वो ड्रैकोनियन है। एक सिल्वर लाइनिंग उतना है कि उसमें आपको बेल मिल सकती है। यूएपीए में आपको बेल नहीं मिलेगी, बहुत बहुत मुश्किल से बेल मिलती है। यानी कभी कभार कोई लकी हो गया, बेल मिल गई। अभी मेडिकल ग्राउंड पे वारावारा राव जी को बेल मिली है कुछ महीनों के लिए, इस तरह से कुछ मिल सकती है। लेकिन उसी तरह से जो प्रोफेसर साई बाबा है दिल्ली के, जो 90% डिसेबल्ड है, उनको मेडिकल बेल भी नहीं मिल रही है। तो इस तरह, क्योंकि यूएपीए में कन्विक्शन हो गया है, तो यूएपीए और सिडिशन दोनों ड्रैकोनियन लॉज है।
और यूएपीए में, यूएपीए एक बहुत दूसरा एक बात, आप एक ही बात मैं कहना चाहूंगा यूएपीए के बारे में, कि यूएपीए में आपने कोई क्राइम किया होना जरूरी नहीं है. You don't need to have you need not have committed any crime, okay, for being charged with UAPA. आप, ऐसा लगता है कि आपका कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध है, उतना छापा आपके ऊपर डाल के, उतना छप्पा आपके ऊपर डाल के आपको अंदर डाल सकते हैं, चाहे कोई क्राइम हुआ हो या ना हो. सिडिशन में कम से कम आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने कुछ किया है. यूएपीए में वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है. तो ये फर्क है दोनों. हाँ, तो लेकिन जैसे अभी कृष्णा कविता ने कहा कि प्रोसेस इज अ पनिशमेंट. अभी आपने देखा कि 127 लोगों को 20 साल पहले, शायद महाराष्ट्र का ही केस है, गुजरात का, 20 साल पहले शायद उन्हें सिडिशन में डाला गया था. 20 साल बाद छोड़ा गया है उनको. उसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई, वो जेल में ही मर गए. तो 20 साल में एक पूरी जनरेशन तैयार होके सामने आ जाती है. तो एक पूरी जनरेशन उन्होंने जेल में काट दी. तो ये पनिशमेंट अपने आप में बहुत बड़ी सजा हो गई. और आज 20 साल बाद अदालत कह रही है कि ये लोग जो हैं वो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये इनोसेंट है, इनको छोड़ दिया जाए. और उनको छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया. तो ये जो पूरा, और इस तरह का एक केस नहीं है, सफूरा का है, कन्हैया पे भी चल रहा है, और हो सकता है कन्हैया भी कल छूट जाए, लेकिन 5 साल तक वो भी जेल में रहे, उसकी सऊबतें उन्होंने उठाई हैं. मैं यहाँ ये सब इसलिए रिमाइंड कर रही हूँ क्योंकि खालिद ने हमें ये क्वेश्चन दिया है. खालिद कहते हैं कि हैज बीन देयर अ केस वेयर द अक्यूज्ड हैज सक्सेसफुली क्लेम्ड damages because the life of accused, as pointed out by the distinguished panelist, is ranked. तो जब इन लोगों की लाइफ खराब हो गई तो क्या ये क्लेम कर सकते हैं हुकूमत से या उन लोगों से जिनकी बुनियाद पर? जी कविता, आप बताएं. मैंने देखा वो सवाल खालिद का. मिहिर इसमें कानूनी बात बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसे कई कई मामले आज आज से नहीं. आप सोचिए कि ऐसे लोग हैं जो मक्का मस्जिद के वाले आतंकवाद वाले केस में या मालेगांव वाले केस में, मक्का मस्जिद वाला केस मुझे खास करके याद है कि उसमें इतने सारे मुस्लिम लोग बिल्कुल गलत तरीके से आरोपित किए गए, उनके भयानक टॉर्चर हुआ. उसमें से मैंने सेक्सुअल किस्म की टॉर्चर, हर तरह का टॉर्चर, जिससे लाइफ लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, ठीक है, हो गया. शारीरिक भी, मानसिक तो रहने ही दीजिए, लेकिन शारीरिक भी. लेकिन उसके आधार पर भारत के कानून में, जहां तक मैं जानती हूँ, कोई डैमेजेस वाली जो स्थिति है, जैसे टॉर्ट वाला जो मामला है, ये मैंने जहां से आप कह सकते हैं कि मुझे डैमेजेस हैं, आप मुझे डैमेजेस दीजिए, इसके प्रावधान या तो नहीं है या बहुत कमजोर है. मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि ये बात मैंने अपने वकील दोस्तों से कई बार पूछा है कि जो आपके बारे में कोई मीडिया में जैसे खुल के झूठ बोले. भाई कोई कह दे मेरे बारे में कि ये अलकायदा की वकील, कह चुके हैं, अर्नब गोस्वामी इसको कह चुके हैं वो टीवी पे कि ये तो अलकायदा की वकील है. भाई जाहिर सी बात है कि मैं न वकील हूँ न मैं अलकायदा की वकील हूँ, ठीक है. ये तो इजिली डिस्प्रूवेबल, मतलब ऑब्वियसली स्टूपिड लाई है, ठीक है. लेकिन इसके खिलाफ मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझे डैमेजेस होने चाहिए, मेरा जो है जान खतरे में डाला जा रहा है? मुझे यही बताया गया है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हैं. आप इस पे बेसिकली आप इतना ही कर सकते हैं मैक्सिमम, कि आप जो है, जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, वहां कोई कंप्लेंट डाल सकते हैं. और संभव है कि किसी दिन हो सकता है, अगर उनको बहुत ऐसा लगे, तो एक आध लोगों को, जैसे गौहर रजा वगैरह को, कुछ उसमें अपोलॉजी की का प्रावधान मिला है. लेकिन आप कोई क्रिमिनल केस या कोई सिविल डैमेजेस के लिए शायद फाइल नहीं कर सकते, जहां तक मेरी जानकारी. मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा और थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा जो कविता बोल रही, कि अगर आप अर्नब गोस्वामी के सामने सिविल केस या क्रिमिनल केस जरूर कर सकेंगी, जीतेंगे कि नहीं वो अलग बात है, कितने सालों के बाद जीतेगी वो अलग बात है. लेकिन अगर आपको पुलिस के खिलाफ केस करना है कि मुझे रॉन्गली प्रोसिक्यूट किया, तो एक तो आपको क्रिमिनल केस करने के लिए सैंक्शन चाहिए.
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करके एक कानून है कि किसी ने आपको जानबूझ के गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया, तो अभी ये दिखाना कि कोई जानबूझ के गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया, वो एक सवाल आ जाता है। उसको कितने साल लगेंगे वो अलग बात है। आपको आपको सैंक्शन लगे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को आपको प्रोसिक्यूट करना है, तो गवर्नमेंट की सैंक्शन लगती है, परमिशन लगती है। गवर्नमेंट कभी वो परमिशन देती नहीं है। डेथ इन पुलिस कस्टडी वगैरह मामले होंगे तो शायद दे देगी कुछ मामलों में, लेकिन टॉर्चर के मामले में, ऐसे मामले में देती नहीं है। दूसरी बात ये इसमें ऐसी, एक दो बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। एक बात इसमें ऐसी है कि अगर आप पोटा देखें तो पोटा कानून में ये लिखा गया था, जो 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 यूएपीए के पहले का कानून था, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो अब नहीं है, उसके बदले में भी यूएपीए लाया गया है, जो आज का यूएपीए है वो। तो पोटा में लिखा गया था कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गलत तरीके से प्रोसिक्यूट करता है इसके अंदर, तो उसके खिलाफ आप डैमेजेस मांग सकते हैं। वो पोटा में लिखा गया था। यूएपीए से वो निकाल दिया गया है। या यूएपीए जो कानून है उसमें ये जो प्रोविजन है वो निकाल दिया गया। अभी पोटा में भी था, उसमें किसी को मिला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोविजन था, लेकिन वो प्रोविजन भी अभी निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि अगर आप कई विक्टिम्स को पूछे कि अगर आप अभी छूट के आए हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद पुलिस करना चाहेंगे, तो एक तो डर होता है उनको कि पुलिस को प्रोसिक्यूट किया तो हमको और कोई केस में हमको उलझा देंगे और अंदर और डाल देंगे, या थ्रेटन करेंगे, या हमारे फैमिली को थ्रेटन करेंगे। तो लोगों को पता है पुलिस किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट फंक्शन करता है, तो उनको डर भी यह रहता है कि अभी इसमें से छूटा है, चलो छोड़ो, अभी इस बात को छोड़ो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, वैसे भी हम केस फाइल करेंगे। तो थियोरेटिकली आप एक आध केस फाइल कर भी सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए जो इतनी दिक्कतें हैं वो करने के लिए कि कोई करता नहीं, किसी को मिला नहीं है। डेथ इन पुलिस कस्टडी में मिलता है डैमेजेस, और वो भी कोई इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर के पास से नहीं मिलता है, आपको स्टेट के पास से मिलता है डैमेजेस। यानी कोई इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है, स्टेट को माना जाता है, स्टेट देता है फिर कुछ डैमेजेस दे देता है वगैरह। लेकिन बाकी जो इस तरह के मसले है उसमें हाँ कोशिश होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि इसकी कोशिश होनी चाहिए कि पुलिस को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपे इसकी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं या अप्लाई हो रहे हैं, लोगों को उनमें फंसाया जा रहा है, ये इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें तो किसी को शक नहीं है, ये जो आज की हमारी पॉलिटिक्स है। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे जो माइनॉरिटीज हैं ऑफ इंडिया, उनको मार्जिनलाइज करने या प्रेशराइज करने का एक तरीका है इस गवर्नमेंट का? कविता, व्हाई डोंट यू? कविता, यू आर आवाज। म्यूटेड। या माइनॉरिटीज के खिलाफ इसका इस्तेमाल जरूर है, किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं, ये बेसिकली जो 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 कोई भी हो जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सक्रिय रहने वाले लोग, इनको इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मेरा एक मैंने थियरी है कि ये जो अभी इस्तेमाल हुआ ना शब्द, मोदी ने भी किया और भी बीजेपी के लोगों ने किया, कि कुछ लोग आंदोलन जीवी जी जी तो इसको इन्होंने गाली के रूप में दिया, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि तो अच्छा शब्द है आंदोलन जीवी, दुनिया भर में अपना लेना चाहिए इसको। कोई गलत बात नहीं है आंदोलन के लिए जीना, क्योंकि आंदोलन जो है वो मानता है कि समाज की जो बनावट है आज, वो उसमें कई सारी गलतियां हैं, बहुत इसमें अन्याय है, बहुत इसमें उत्पीड़न है, और इसको ठीक करने की कोशिश के लिए आंदोलन जो लोग करते हैं और उसके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, वो आंदोलन जीवी हैं, गलत तो है नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसमें कहूंगी कि मेरा मानना है कि ये सरकार जो ऐसे कानूनों के तहत कुछ लोगों को डाल रही है ना, वो चाहती है कि जो लोग, जैसे आप जो है यूएपीए दिखा करके आप सुधा भारद्वाज या मीर देसाई या मेरे जैसा या इस तरह के कुछ लोगों को आप बहुत डरा नहीं सकते हैं, वो तैयार है,
भाई कल को आप डाल ही दीजिएगा तो ठीक है भाई, वो काट लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। तो वो चाहते हैं कि जो ऐसे माने जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो पहले से सक्रिय हैं, जो इस पूरी चीज के लिए तैयार हैं, उनके एक माने एक लिमिटेड संख्या है ना, उन लोगों को चुप करा दिया जाए। और उसके बाहर जो युवा है, दिशा रवि जैसे या यूथ माने नए नए लोग जो भाई बोलना शुरू करें, उनको उसका डर दिखाए। और ये डर अगर सब में बैठ जाए कि भाई यूएपीए के तहत सब अंदर हैं, और मैं बोलूंगी तो मेरे पर भी लग जाएगा, तो उनके माता पिता उनको मना करें, उनको चुप कराएं वगैरह वगैरह, एक तरह से एक चुप्पी का माहौल बना दे। और ये जो कुछ आंदोलन, और फिर आप कह पाएंगे कि भाई जो भी 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग अंदर हैं, ये सब तो आंदोलन जीवी हैं, ये सब तो माने देश विरोधी लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं भाई। ये वो चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि इसलिए जब हजारों लोगों के आंदोलन होते हैं, जैसे किसानों का भी चल रहा है, या सीए वाले मूवमेंट में भी जितनी भारी संख्या में लोग जुड़े, तो वो ये सरकार की इस कोशिश को एक हद तक नाकाम करते हैं, क्योंकि वो हजारों लोग हैं। भाई वो जो नारा हम लोग लगाते हैं ना कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कब कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, तो भाई जगह है कितनी देख लेंगे हम लोग। आप कितनों पे ये लगाओगे यूएपीए? आप ये 15-20 पे लगा करके या 200 पे लगा करके 50 पे लगा करके तो नहीं रोक पाइएगा ना। जहां आप कुछों को लगाएंगे वहां और लोग खड़े हो जा रहे हैं, इतने लोग आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी बन जा रहे हैं नया नया, और इतनी बड़ी संख्या में, तो सरकार के लिए कठिनाई जरूर खड़ी हो। बिल्कुल खड़ी होगी, लेकिन एक चीज मेरे और जहन में आ रही है, बीइंग अ वीमेन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉर्चर जैसे मेंस को किया जाता है, मारें, धमकाएं, कुछ करें, कुछ करें, लेकिन औरतों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज है इन द जेल, वो अरेस्ट होने से ज्यादा तकलीफदेह है, खतरनाक है, बुरा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सेक्सुअल अब्यूज, कस्टोडियल सेक्सुअल अब्यूज वो सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, भारी संख्या, भारी पैमाने पर होता है ये अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ आज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कोई इस सरकार के तहत नहीं हो रहा है। ये माने अगर आप खास करके कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में देखें, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कश्मीर में, जैसे बस्तर में, तो वहाँ के कस्टडी में जो माने या तो सेना या अर्धसैनिक जो बल हैं या पुलिस है, उनकी कस्टडी में और बहुत इस तरह की घटनाएं आपको मिलेंगी जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस की घटनाएं लोगों के साथ हुई हैं। अगर आप बस्तर का उदाहरण लें तो सोनी सोरी इसका एक उदाहरण है, लेकिन वहां पर दसियों इस तरह के उदाहरण हैं जहां पर आदिवासी महिलाओं के साथ में कस्टोडियल रेप हुआ है। रेप करने वालों को, रेप पर का आरोप जिन पुलिस वालों पर है, उनको प्रेसिडेंट्स अवार्ड वगैरह मिला है। तो ये है जो कश्मीर में घटनाएं हैं। कश्मीर में कस्टोडियल सेक्सुअल वायलेंस लड़कों के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में। इसको लेकर के जितनी बातचीत होनी चाहिए बहुत कम बातचीत होती है। महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हैं, फिर मैंने कस्टोडियल घटनाएं, उसमें फिर भी कुछ हद तक बातचीत है, वो भी कम है लेकिन कुछ हद तक है। आप पुनान पुष्पुरा का जिक्र फिर भी सुन लेंगे। लेकिन जो पुरुषों के साथ किया जाता है कस्टोडियल सेक्सुअल वायलेंस, उस पर ज्यादा टैबू है, उस पर लोग बोलते नहीं हैं, बहुत कम है। तो इन सारी चीजों पर हमें सवाल उठाने की जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ कि शायद जेलों में, मुझे यहाँ करेक्ट करेंगे मिहिर अगर उनको कोई घटना ऐसी याद आए तो, लेकिन जेलों के अंदर इस ऐसी घटनाओं के खबरें आज की तारीख में शायद कम है, मेरी जानकारी में थोड़ा कम है। ये घटनाएं ज्यादा माने पुलिस कस्टडी में, जब माने जेल से पहले जब आपको पुलिस हिरासत में दिया जाता है, तब जो है कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल रेप की घटनाएं ज्यादा मिलती हैं। जेल भेजे जाने के बाद, जेल आप जुडिशियल कस्टडी में है, वहां शायद ऐसी घटनाएं उम्मीद माने शायद थोड़ा अभी कम। जो ये दिशा के बाद जो एक और लड़की को उठाया था, फार्मर प्रोटेस्ट, नवदीप कौर को, प्रदीप को, नवदीप उसके कौर। साथ कुछ हाँ हुआ था थोड़ा बहुत, हाँ कुछ कुछ शायद सफूरा के साथ भी कुछ हुआ था। हाँ, न सफूरा के साथ जेल में नहीं, खालिद सैफी के साथ भी हुआ था। सेक्सुअल वायलेंस नहीं, टॉर्चर हुआ था, लेकिन नवदीप के साथ साथ आप ठीक कह रहे हैं नवदीप के कि साथ हुआ था जी। हुआ था। हाँ, तो उनका मामला जेल में था या पुलिस कस्टडी में था, अभी एक मिनट के लिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है।
मैं हो सकता है गलत हूँ उस आई मामले थिंक में, हो जेल में सकता है हुआ जी। था, आई थिंक जेल में अच्छा, था। ठीक। तो अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि स्टेट के खिलाफ जो भी बोले या बात करेगा वो यानी उसको सिडिशन में ले लिया जाएगा। इतना बड़ा मैं बहुत सबसे ज्यादा शायद दुखी हूँ तो इस एक बात से कि अर्नब को मालूम था कि 2 दिन के बाद हमारी आर्मी पर अटैक होने वाला है, उसके बावजूद उस बंदे ने सिर्फ न्यूज के लिए 2 दिन इंतजार किया और 20 मिनट के अंदर वो पूरे वीडियो न्यूज खबर सब आ गई और उनका टीआरपी जो है वो आसमान छूने लगा। लेकिन आप मेहर जी आप बताइए कि क्या आप इस एक एक्ट को आप किस में डालेंगे, यूएपीए में और सिडिशन में? मेरे हिसाब से तो ये खुला हुआ सिडिशन का केस है। यानी अगर आप डालना ही चाहे तो उसे दोनों में डाल सकते हैं। उसका कोई ये नहीं है कि अगर उसे पता था कि ऐसा होने वाला है और उसने वार्न नहीं किया, उसने बताया नहीं, उसकी दो तीन मुद्दे, अगर उसे पता था तो और कितने लोगों को पता था, वो भी एक सवाल आ सकता है कि और कितने लोग और कहाँ तक ये बात जाती है। और ये तो सीधा फिर अगर पता था और ऐसा होने दिया तो उसमें यूएपीए ये वो जो भी आपको लगाना है आज के हिसाब से, आज के कानून के हिसाब से जो भी लगाना है लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगेगा नहीं वो अलग बात है। हाँ एग्जैक्टली, वो तो आराम से घूम रहे हैं। आई मीन बकौल समवन के वो बागड़ बिल्ला तो रात को 9 बजे आ जाता है काला कोट पहन के, तो उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो पावर आम आदमी की जुबान बंद कर रही है वो उसी पावर की गोद में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमानों पे जितनी भी केस लगे हैं मेन और विमेन, उनको कुछ अरसे के बाद छोड़ दिया गया कि आप ठीक हैं, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो और दूसरे जो हैं 10-20 5 साल में, उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो उनकी लाइफ खराब हुई है और आगे भी इसका रोकथाम कैसे हो, क्या किया जाए, कैसे इस चीज को आगे के लिए रोका जाए, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है। आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहें, कैसे इस पर रोक मेरा आप हो या किस तरह लोगों को टीच किया जाए? मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस एक ही जवाब है इसका, कि विदाउट रेजिस्टेंस यू कांट हैव बैंडेड ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि आप एक पूरी एस्टैब्लिशमेंट से जिसको बैकिंग है लाखों आरएसएस ग्रास रूट्स वर्कर्स का, वैसे एक एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने सब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसको कंप्लीटली हॉलोड आउट किया है। तो पहले तो आप कोर्ट में जाते थे, तो अब आप 10 बार सोचेंगे कोर्ट में जाना कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जो अभी जो 370 है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, यहाँ तक जो करना है कर रहे हैं। सीए एनआरसीए अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ हो नहीं रहा है, और यहाँ ये सीए एनआरसी चालू कर रहे हैं। तो पहले तो आप अलग अलग आप बोलते थे कि भाई कोर्ट में जाएंगे या यहाँ जाएंगे, अब इसको एनएचआरसी के पास जाएंगे, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो भी पूरा हॉलोड आउट। आपको मालूम होना चाहिए कि जब टाडा 1995 में लैप्स हुआ, तभी एनएचआरसी ने हर एक इंडिविजुअल एमपीज को लेटर लिखा था कि इसको आप रिन्यू मत। हर एक इंडिविजुअल को एनएचआरसी के चेयरमैन जो थे उन्होंने लेटर लिखा था। सिमिलरली 2000 में जब पोटा पहली बार लाने की बात की, तभी एनएचआरसी ने लिखा था कि ये पोटा नहीं आना चाहिए, टेररिस्ट एक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन वो एनएचआरसी जो 95 और 2000 में थी और आज की एनएचआरसी, उसमें बहुत फर्क है। आज आप ये नहीं सोच सकते कि एनएचआरसी कुछ भी बोलेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो हॉलोइंग आउट जो पूरा प्रोसेस हुए
इलेक्शन कमीशन हो, रिजर्व बैंक हो, सीएजी हो, जो भी हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, सबका एक पूरा जो इंडिपेंडेंस है वो पूरा छीन लिया गया है। तो एक ही हमारे पास रास्ता है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब मैं आर्म्ड रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो एक रेजिस्टेंस, वेदर थ्रू राइटिंग्स, वेदर थ्रू स्पीकिंग, वेदर थ्रू मास मूवमेंट्स, वेदर इन वेरियस, बाय ऑर्गेनाइजिंग, वही एक रास्ता हमारे पास है। एंड बाय ऑफ कोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट काउंटरिंग ये जो एस्टैब्लिशमेंट, जो पूरी मिथ है, उसको काउंटर करना, वो भी थ्रू वेरियस सेमिनार्स, मीटिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरे ख्याल से वो एक दैट इज द ओनली वे वी कैन काउंटर दिस। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमारी बात हो रही थी शबनम हाशमी साहिबा से, तो उन्होंने बोला था एक जुमला, वो मेरे जहन में रह गया है कि ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट, ये लोग, ये पार्टी पिछले 100 सालों में, 125 सालों में ये पार्टी सत्ता के इतने करीब कभी नहीं थी जब इनको पूरा हिंदुस्तान मिला हुआ है प्लेट में रखा हुआ। तो अब ये साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं उसको होल बनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात, कविता, ये बताएं कि क्या हम ये मान लें कि जिस तरह से अब दुनिया कह रही है कि इंडिया इज पार्टली फ्री, तो हम हिंदू राष्ट्र की तरफ ज्यादा बढ़ चुके हैं बिफोर 2014? हाँ, बिल्कुल, इसमें मुझे कोई दोष राय नहीं है, कोई शक नहीं है। इसका उदाहरण दूं मैं, आप एक्चुअली मैं नजर क्यों हटा रही हूँ स्क्रीन से, मैं बताऊं। आपके व्यूअर्स सोच रहे होंगे एक्चुअली मेरी आंख में कुछ तकलीफ है, जिसकी वजह से स्क्रीन को डायरेक्टली देखना बहुत कठिन हो रहा है। तो थोड़ा मैं नजर हटा के ही बोल रही हूँ या आंखें बंद करके। दरअसल मैं मानती हूँ, हाँ, और ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से बढ़ाया गया है। तो हाँ, मैं इस सेंस में ही नहीं कह रही हूँ कि भाई घटनाएं जो हैं वो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं या गिरफ्तारियां हो रही हैं वगैरह। सिर्फ वो बात नहीं है। कानूनी ढांचा अगर आप देखें तो वो संविधान के, भारत के संविधान के दायरे को तोड़ कर कैसे कानून बनाए जाएं, उसकी कोशिशें लगातार हो रही हैं। एक बड़ा उदाहरण तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सीएए है, जो कि पारित हो चुका है, वो पास हो चुका है, वो देश का कानून बन चुका है, और वो बिल्कुल देश के मौजूदा संविधान के साथ कोई मेल उसका नहीं हो सकता है। तो उसमें संविधान का जो दायरा है उसके बाहर कदम रख करके एक कानून बनाया गया है, जो एक तरह से भावी हिंदू राष्ट्र, कल जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है आरएसएस, उसकी तैयारी के लिए ये एक कानून है जो कहता है कि भारत की नागरिकता एक तरह से हिंदू फर्स्ट है, पहले हिंदू। दूसरा उदाहरण मैं दूं कि ये जो तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर के एंटी कन्वर्जन एक्ट्स हैं कहने को, जो भाजपा की कई राज्य की जो सरकारें हैं उन्होंने इस पर ऑर्डिनेंस पास किया है और इसमें कानून पास करना चाहते हैं। इन सारे पे तो अभी कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं, अब वो टिकेंगे नहीं टिकेंगे, हो सकता है नहीं टिके। लेकिन ये क्यों बना रही है? मैं मानती हूँ कि आज भी शायद अदालत ऐसे हैं कि वो जो कानून है उनको हो सकता है उनको अप्रूवल ना दे, वो संविधान विरोधी हैं, हो सकता है कि कह दें अदालत। लेकिन ये तब भी भाजपा कर क्यों रही है? वो इसलिए कर रही है, वो अच्छे से जानती है कि ये असंवैधानिक है और हो सकता है अदालत इसको इस पर राजी ना हो। लेकिन वो तब भी इन कानूनों को बनाने के एक प्रैक्टिस में जा रही है, क्योंकि वो एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट में जा रही है कि कल जो हिंदू राष्ट्र बनाना है उसमें किस तरह के कानून हम बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि कल जो हिंदू राष्ट्र अगर ये बनाने में कहीं सफल हो जाते हैं, भाई खुदा न खास्ता ना बना पाए यही अच्छा है, लेकिन मानो कि वो बनाना चाहते हैं, तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि वो ये जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको ऑफिशियली हटा, उसको वो रखेंगे दिखाने के लिए, सजा करके,
कि जब यूनाइटेड नेशंस में कोई सवाल करेगा, विदेश में कहीं कोई सवाल करता है मोदी से, तो दिखाते हैं ना संविधान। करेक्ट, तो करेक्ट। संविधान को वो जो है फ़ोटो दीवार पे फ़ोटो ब बना करके उसको माला पहना करके उसको दिखाने का काम कर देंगे। और वो करेक्ट, मर चुका है, उसकी हत्या आप कर दिए हैं। करेक्ट। गांधी जी की तस्वीर की तरह दिखाएँगे, हत्या तो कर ही दिए, लेकिन उसके बाद में उसकी तस्वीर लिए घूमते हो ना, घूमते हैं ना मोदी, ठीक करेक्ट। वही करेंगे देश के संविधान के साथ। अ, वो करना वही चाहते, हुँ, इसीलिए इस समय देश के संविधान के को बचाने की लड़ाई और इसमें हर तरह के सिविल लिबर्टीज़ को बचाने की लड़ाई। इसमें मैं मानती हूँ कि कस्टोडियल टॉर्चर, जो गलत तरीके से गिरफ्तारियाँ हैं, पुलिस की तरफ से जो ये सारे जुर्म हैं, इन सारी चीज़ों पर एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। ये हुँ, चीज़ें सिर्फ़ कोई कानून के जगह पे एक अदालतों में लड़ी ना जाएँ, बल्कि साधारण गरीब मोहल्ला जो जानता है कि पुलिस वाला किस तरह से माने क्राइम सॉल्व करने के नाम पर किसी को भी इन माने इनोसेंट किसी को उठा करके उसका टॉर्चर करके उसी को बना देता है दोषी। वो तो गरीब लोग जानते हैं, देश के गरीब जानते हैं, हर गरीब मोहल्ला जानता है। तो वही उसी गरीब मोहल्ले में ये यकीन क्यों कैसे कर लेते हैं कि भाई पुलिस ने सही व्यक्ति को पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। इसलिए क्योंकि मीडिया उस पर हल्ला बनाती है। तो हुँ। इसके खिलाफ एक बातचीत ले जाना, ये काम हम सबको करना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन को, किसान आंदोलन को, सबको, महिला आंदोलन को, सारे लोगों को इस आंदोलन में उतरना बिल्कुल होगा। करना पड़ेगा और क्योंकि मीडिया को जो दिखाना चाहिए, जो हमारा इंडियन मीडिया है, वो दिखा नहीं रहा है पिछले कई सालों से और शायद 2014 और 15 से। लेकिन क्या मेहर जी आप से ये चाहूँगी कि क्या एक ऐसे मीडिया की हमें ज़रूरत है, जो सच बात बोले या हम सिर्फ़ उन मीडियाज़ को जो हमारी तरह छोटा-छोटा कहीं-कहीं काम कर रहे हैं, उनको सब मिलकर कम्युनिटी एज़ होल मिलकर सपोर्ट करें। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ अभी भी चैनल्स है, जैसे कि आप हिंदी एनडीटीवी में रवीश कुमार की चैनल देखिए, या कुछ अलग अलग चैनल्स है, कुछ लोकल लैंग्वेजेस में जी। जो अच्छा काम करती है। लेकिन ज्यादा करके जो चैनल्स है, अंग्रेजी में देखें तो टाइम्स नाउ हो या फिर रिपब्लिक हो या ऐसी कोई चैनल, वो बहुत ही यानी वो एक फेक न्यूज को स्प्रेड करने की जो पूरा पूरा काम करती है। बिल्कुल। सोशल मीडिया में भी उनके ट्रोल्स वगैरह काफी है। फेक न्यूज बनाना भी उनको, क्योंकि उनका आप जैसे कि आपने बताया कि 100 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनका उन्होंने जो कंट्रोल लिया है सोशल मीडिया पे भी काफी कंट्रोल कर लिया है। हुँ, हुँ। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कंट्रोल करना तो इजी होता ही है, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट्स वहां से जाती है। आप कितना कंट्रोल करेंगे, वहां किसको बिठाएंगे, क्या क्या कौन सी मीडिया खरीद लेंगे, वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा ही। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने काफी हद तक अपना कंट्रोल किया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ना कुछ मीडिया है जो और काफी यानी वेब मीडियाज है, जैसे कि वायर है, और भी कई कई मीडियाज है, जहां से आपको पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से उस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, कि ये जो सब उनके ऊपर भी अटैक होता है। जैसे आपने देखा न्यूज क्लिक के ऊपर अभी रिसेंटली रेड हुआ। 2 घंटे रेड हुआ है जी। हाँ, जी। तो उसमें भी वायर के ऊपर केसेस हुए वायर हैं। के केस, तो एक इस बरदराजन तरह का के, केस चल रहा है। जी। हाँ, हाँ, तो इस तरह के तो होने वाले ही, लेकिन फिर भी लोग खड़े, हमें इंस्पिरेशन इससे मिलता है कि ये अटैक से लोग they don't they are not getting suffocated by this, but they are still standing up and rising against this. They are still standing up and saying that वो अभी भी खड़े रह के बोलते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, चाहे मीडिया में हो, चाहे और कहीं भी हो। अलग अलग किताबें आ रही है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के वगैरह, तो उन्हें स्प्रेड करने की भी काफी मेरे ख्याल से जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन अभी अच्छा आपने याद दिलाया, मेरे तो ज़हन से निकल गई थी ये बात। लेकिन अगर हम देखें कि
जो आईटी से जो सोशल मीडिया है या जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर जो फ्री काम कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है, वायर है, इंडिया टीवी है, न्यूज़ क्लिक है, और भी 2-3 चैनल ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से और बहुत जांफिशानी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को बंद करने के लिए भी ये हुकूमत कानून ला रही है, ला चुकी है। हमारा जो संविधान है वो इसके बारे में क्या कहता है? संविधान तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसा कविता ने बताया, मैं भी वही बात मानता हूं कि कई लोग का ऐसा कहना है कि ये गवर्नमेंट संविधान को बहुत ज्यादा बदलेगी। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बदलने की जरूरत है। ओके, हिंदू राष्ट्र लाने के, उनका जो विजन है हिंदू राष्ट्र का, वो लाने के लिए आप इक्वालिटी रखो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रखो, संविधान में सेक्युलरिज्म टर्म भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्योंकि इक्वालिटी का मतलब फॉर देम इक्वालिटी मीन्स सो कॉल्ड नॉन अपीजमेंट। ओके, दैट इज इक्वालिटी। तो आप हरेक शब्द जो संविधान है उसका एक अलग मतलब निकाल के उसका री इंटरप्रिटेशन करो और संविधान वही रखो। ओके, तो वो हो रहा है। तो संविधान तो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ओके, और उसको आप कुछ कुछ हद तक ही कर्टेल कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरह से के तरीके से कौन जा रहा है अभी? एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट गोइंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो संविधान को बाजू में रख के जो भी कर रही है। अगर आपका आपका अभी अभी आप देखो कश्मीर में क्या हुआ था। 1 साल तक इंटरनेट बंद है। Okay? 1 साल तक इंटरनेट बंद था। Okay? और आज के जमाने में 25 साल पहले 1 साल तक इंटरनेट बंद होता तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज के जमाने में जब आप इंटरनेट बंद करते हैं 1 साल तक, उसका इम्पैक्ट पूरा एक समाज पे हो जाता खत्म है। हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के जो चीज, और सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी करो, और फिर कोर्ट में जाओ, कोर्ट बोलेंगे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, उसमें हम नहीं गिरेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है उसमें मेरे ख्याल से गैर संवैधानिक है, लेकिन गैर संवैधानिक कौन ठहराएगा? नॉर्मली कोर्ट्स ठहराती थी कि ये गैर गैर संवैधानिक है, उसको सेट असाइड कर दी थी। अब वो चारा भी हमारे लिए बहुत कम हो गया है। तो वो एक परिस्थिति है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान जो है वो एक जगह है, लेकिन संविधान माने कोई चीज संवैधानिक है या नहीं, ये कैसे तय होगा? ये तो आप अदालत पे छोड़ते हैं, अदालत तय करती है। अदालत अगर इतने कमजोर हो जाएं, अंदर से खोखले हो जाएं कि वो संवैधानिक क्या है इसको तय करने में वो अपना काम ना करें, जो कितनी बार देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, तो बहुत बार। कश्मीर वाला तो सबसे स्टार्क एग्जाम्पल है, लेकिन और भी उदाहरण। तो इसलिए उनके लिए बहुत ये नहीं, इसलिए मैं मानती हूँ कि संविधान को लेकर के जो सीए आंदोलन लोगों को प्रशिक्षित कर रहा था, कि संविधान वो कोई माने दीवार पे टांगने वाली चीज नहीं है, कुछ शब्द नहीं है मात्र। संविधान का आपके जीवन के लिए क्या अर्थ? संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है, संवैधानिक जो मूल्य हैं वो ऐसी चीज नहीं है जो बस कागज पे हैं और कितने बढ़िया हैं कहने के लिए हैं। वो इसलिए है ताकि आप उनका इस्तेमाल करें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। वो आपको लड़ने की जगह, आपको लड़ने का अधिकार है, वो आपको जन्मजात है, वो संविधान हो ना हो आपको है, लेकिन उस अधिकार को संविधान मानती है। संविधान ये कहती है कि ये देश जो है वो आपके लड़ने के अधिकार को मानती है, आपके इन जन्मजात अधिकारों को मानती है। संविधान देती नहीं है उन अधिकारों, वो मानती है। तो वो मानने वाला जो काम है उसको अगर आम नागरिक ले लें अपने हाथ में और कहें कि ये मानने वाला जो काम संविधान मानती है और मैं उसको लेकर के लड़ूं, मैं उसको लेकर के इसको एक साधारण, मतलब वो संवैधानिक नैतिकता जिसको अंबेडकर ने कहा, उसको लेकर के हर चीज जो ये लोग कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, सरकार से सवाल करने वालों के खिलाफ, सबके खिलाफ, उसको लेकर के अगर हम माने एक आंदोलन बनाए तब जा करके संविधान बचाई जा सकती है। और ये काम
या करवाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है मेरी कि हाँ, करेंगे हम, सफल होंगे। ज़रूर, ज़रूर। मेयर साहब, आपके लिए ज़हीर आदिल का एक क्वेश्चन है, आपने देखा? नहीं, मैंने देखा नहीं। एक मिनट। जी। और उससे पहले शोएब सिद्दीकी का भी है, विल द सिचुएशन एवरी चेंज। तो आप दोनों इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। सिचुएशन विल चेंज, ऑफ कोर्स इट विल चेंज, हो सकता है थोड़ी इससे बदतर हो और बाद में चेंज हो, वो हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर भरोसा है, अगर हमें भरोसा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट नेसेसरली बोर्न इविल और आर इविल एनिमल्स, ओके, जो मुझे मुझे विश्वास है ह्यूमैनिटी पे, तो सिचुएशन चेंज होने वाली है। जर्मनी में भी जो हुआ था वो सिचुएशन चेंज हुई। आप अमेरिका में बैठे ट्रम्प गया, whether that's a dramatic difference or not is a separate issue, लेकिन वो चेंज हो गई, सिचुएशन जो चेंज हो गई, तो सिचुएशन तो मेरे ख्याल से चेंज होगी, लेकिन वी कांट wait for the situation to change. We have to make efforts for the situation to change. हमें कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के सिचुएशन चेंज नहीं होगी, अपने आप कोलैप्स नहीं होगी, उसकी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। और उनका जो सवाल था रही साहब का कि मेरे ख्याल से सवाल नहीं था, वो ज्यादा करके कमेंट है जी, जी, कि ये जो इक्वालिटी है, वो जैसे मैं बता रहा था पहले कि आप इक्वालिटी में भी लिखा है कि आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट किसी के खिलाफ नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स कल उठ के लाएंगे और बोलेंगे कि अगर औरतों को हम बोलते हैं कि घर में रहना, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। We are promoting their, we are encouraging them to do what is meant best for them. तो इस तरह से ये जो पूरा जो हर एक जो शब्द है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो हमें ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क, its spirit is most important, क्योंकि words can change and we have to go by the spirit in which the constitution was built, which was a spirit of freedom, spirit of equality, spirit of non discrimination, spirit of liberty, spirit of freedom, right to life। वो जो spirit है उसकी बेसिकली स्पिरिट अराउंड ह्यूमन डिग्निटी, वो जो है स्पिरिट, उससे किस तरह से हम आगे बढ़ाए, बिल्कुल, बिल्कुल। कविता जी, आपका कोई कुछ कमेंट ऑन इट? नहीं, अभी ठीक है, मैं मिहिर की बात से फुली एग्री करती हूँ। फुल्ली एग्री करती हूँ। और हमारे जितने सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोस्त, एनी अदर क्वेश्चन, और हम फाइनल टेक ले लें हमारे गेस्ट मेहमानों से, हमारे गेस्ट स्पीकर से। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज आप लोग मुझे एक फाइनल टेक दे दें ऑन दिस करंट टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट। फाइनल टेक यानी बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, अब क्या हो, नेक्स्ट कदम हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कदम होना चाहिए कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बने, नेशनल सॉलिडारिटीज बने अक्रॉस कम्युनिटीज, अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कास्ट्स, अक्रॉस जेंडर्स, कि हम जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हमने बात की, उसको आगे लाए, उसको आगे बढ़ाए। उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ड्रैकोनियन कानून से उसका हमें विरोध करना ही पड़ेगा, जैसे कि सिडिशन है, जैसे कि यूएपीए है जिसकी आज बात हुई, उनका विरोध करना बहुत ही जरूरी है। और मेरे ख्याल से इसी तरह से ज्यादा इंटरनेशनल सॉलिडारिटीज बढ़ती रहे और हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इसमें से आगे कुछ समथिंग बेटर कम आउट। दैट्स ऑल, थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एनआरआई जो हमारे हैं यहाँ, जिनको अपने मुल्क से ज्यादा प्यार है और बहुत फिक्र करते हैं, वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं इसमें?
हाँ, मैं कहूँगी कि ज़रूर कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, जैसे इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बिल्ड करने का जो काम है वो कैसे, मेरा मानना है कि देखिए अभी जो जिस तरह का स्पेस, मतलब ये एक गलत धारणा अ, होता है, बनाया जाता है कि ज्यादातर जो एनआरआई हैं या ज्यादातर जो लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो सारे जो है मोदी भक्त हैं। मुझे युवा वर्ग के कई लोगों ने बताया है कि ऐसा दरअसल नहीं है। युवा वर्ग के कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं, या माने इसमें मुझे लगता है कि उनके बीच में, मतलब पूरा जो भारतीय मूल के लोग हैं उस समुदाय के बीच में जो विदेश में रहते हैं, और ओवरऑल जो अंतरराष्ट्रीय एक बात है, एक बहस है कि भाई, और ये बहस सिर्फ भारत को लेकर के थोड़ी है। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई अमेरिका आकर के युद्ध करके भारत को छुटकारा दें या कुछ भी करें। हम बस ये कह रहे हैं कि भाई, ये ट्रम्प का जो फिनोमिनन है, आप उसको मान रहे हैं। आप जो ब्रेक्सिट का फिनोमिनन है उसको मान रहे हैं कि ब्रिटेन में है। आप दुनिया के कई देशों में, आप पोलैंड में, आप बहुत सारे जगहों पे, कई सारे देशों में आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र वहां पे डिक्लाइन में है या कुछ खतरे में है। आप मान रहे हैं। वहां पर कहीं वाइट सुप्रीमेसी की, एंटी जेनोफोबिक सेंटिमेंट की वो बढ़ रहा है, ये भी आप मान रहे हैं। उसी क्रम में भारत में भी ऐसा हो रहा है। भारत को लेकर के आप बस ये मानते रहें कि अरे नहीं नहीं, सब अच्छा है, वो बस वहां पे माने टूरिज्म के लिए अच्छी जगह है और वहां रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं और रंग बिरंगे चीजें होती हैं और क्या क्या, उसको सिर्फ रंग बिरंगी जगह ना, इसमें इसमें ये वहां पर भी एक फाशीवादी मामला है। और ये चीज क्लैरिफाई करने की इसलिए जरूरत है, मैं देखती हूँ कि कई सारे लोग जो विदेशों में हैं, उनको हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसमें कोई अंतर ही नहीं जानते। कई लोग जो हैं वो जहां पर इंडियन लिखना चाहते हैं वो गलती से हिंदू लिख मारते हैं। वो आपको करेक्ट करना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है, ये आप रिलीजन का नाम लिख रहे हैं जहां आप भाषा का नाम लिखना चाह रहे हैं या देश का नाम लिखना चाह रहे हैं। तो इन चीजों पे लोगों को जानकारी देना, इन चीजों पर लोगों को थोड़ा एक माहौल बनाना, भारतीय मूल के लोगों के बीच में, खास करके युवाओं के बीच में, माने युवाओं की मदद लेना इस बातचीत को करवाने में, कि भाई अगर आप अमेरिका में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, आप ट्रंप का विरोध वहां करते हैं, लेकिन आप भारत में मोदी का सपोर्ट करते हैं, ये क्या बात हुआ? आपकी हीरोइन जो है प्रियंका चोपड़ा है, बहुत बढ़िया मानते हैं उसको, आप अमेरिका में रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा वो ब्लैक लाइव्स मैटर पे ट्वीट करेंगे, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एक तरह से वो मैंने अपना हाजिरी देंगी कि हाँ हाँ, मैं भी मानती हूँ कि ये चीजें गलत हैं जो ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हॉलीवुड में आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको वो चीजें बोलनी होंगी। लेकिन भारत में आप कहिए ना, आप कह रहे हैं कि नो, आई आई नो इस्लाम, इसका क्या मतलब है? भाई मुसलमानों के साथ में मारा जा रहा है, लोगों को लिंचिंग हो रही है, इस पे आपकी जुबान बंद है, काहे? आप ये चीज पूछने वाला, और वो आप हर जगह से पूछे, भारत में रहने वाले लोग भी पूछे और भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेश में वो भी पूछे, जो लोग भारतीय मूल के नहीं हैं और इन देशों में रहते हैं, लोकतंत्र, दुनिया में लोकतंत्र के बारे में चिंतित है, वो जो है वो वीडेम की रिपोर्ट हो, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट हो, तमाम चीजें हैं, उनको पढ़ें, उन पर बहस करें, और इस बारे में बातचीत करें, थोड़ा जानने की कोशिश करें कि हाँ, भारत माने साउथ एशिया का इतना इम्पोर्टेंट देश है, इतना क्रूशियल ये जगह है, ये पूरा एरिया है। यहाँ पर म्यांमार में, भारत में इस तरह के संकट है, म्यांमार में हो रहा है ये लोग जानते हैं, भारत में हो रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा, वो जानते हैं कि नहीं? ये बात जो है जानकारी में लाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे और लोगों को हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जोड़ें, और लोग आएँ, और लोग इससे आप जैसे लोगों से मुस्तफ़ीद हों, उनसे सीखें, सुनें, समझें और इस चीज़ को आगे लेकर चलें। बस चलते-चलते मैं एक और चीज़, जो इस गवर्नमेंट, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है इंडिया की, वो उसने हमें यानी किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में उस मुल्क की तारीख को, उस मुल्क की हिस्ट्री को ट्विस्ट कर देना, या उस मुल्क की हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के नई पैदा कर देना,
इजी नहीं होता है। वो न सिर्फ इस पार्टी के लिए बल्कि वो इस पार्टी की हमारे मुल्क के लिए बहुत तकलीफदेह और खतरनाक हो सकता है। मैं इस आखिरी पैराग्राफ है मेरा, एक छोटा सा लिखा था, आई डोंट नो कि ये कंट्रोवर्सी में जाएगा या नहीं, बट मैं शेयर करना चाहूंगी और इसी के साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। कहते हैं कि भारत की हर पुरानी चीज को, चाहे वो ताजमहल से लेकर राम मंदिर तक, तुर्कों से लेकर मुगलों तक, अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, दिल्ली से लेकर इंद्रप्रस्थ तक, अलीगढ़ से लेकर हरिगढ़ तक, मदरसों से लेकर जिहाद तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर चीज को नफरत की नजर कर दिया गया है। तारीख से खिलवाड़ नस्लों को बहुत महंगी पड़ी है। ये खिलवाड़ सिर्फ नफरतों पर बस नहीं करती बल्कि उस मुल्क की किस्मत का फैसला भी करती है। डेमोक्रेसी में आजाद आवाजें ही होती हैं जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखती हैं और हम इन जिंदा आवाजों के साथ हैं, बल्कि इनमें शामिल हैं और आपका साथ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। इस जो एक हमारा चल रहा है ऑनगोइंग एहतजाज, हम उसमें शामिल हैं और हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एवरीवन। मैं आज अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के अच्छे लोग शामिल हैं और दो बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे लोग, बहुत ही ऑनेस्ट लोग आज हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच कविता कृष्णा जी एंड मेहर देसाई जी। थैंक यू सो मच।